जय हिंद दोस्तों, स्टडी इज इक्वल जीएस फाउंडेशन कोर्स में आप सभी का स्वागत करता है। जीएस फाउंडेशन कोर्स का ये पॉलिटी का सीरीज है जिसमें हम चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे। चैप्टर फर्स्ट ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है पॉलिटी में, जो कि हमारे चैनल पे आ चुका है। जीएस फाउंडेशन कोर्स सीरीज नाम से आपको मिल जाएगा। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप उस वीडियो को जरूर देखें। क्लास 11 की एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है हमारी, जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन हमने चैप्टर फर्स्ट का वीडियो जब स्टार्ट कर रहे थे सारी इन्फॉर्मेशन हमने दे दी है। इस वीडियो में हम चैप्टर सेकंड डिस्कस करेंगे, जो कि क्या है, राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को हम कवर कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग जानते ही हैं। तो चलिए हम सेकंड चैप्टर को देखते हैं, जो कि क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स दिया हुआ है उसके बारे में। तो चलिए वीडियो को हम आगे लेकर के चलते हैं। इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहला तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो वेरियस फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं उनके बारे में। कितने फंडामेंटल राइट हैं? अभी 6 हैं, बट जब ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस टाइम पे फंडामेंटल राइट 7 थे। ठीक है, फिर एक फंडामेंटल राइट जो कि क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी, ये सब जब आप डिटेल वे में देखेंगे फंडामेंटल राइट तो समझ जाएंगे। राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट का जो स्टेटस है उससे हटा करके लीगल राइट का स्टेटस दे दिया गया था। तो अभी प्रेजेंट में 6 फंडामेंटल राइट है। इस चैप्टर में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी फंडामेंटल राइट मेंशन है उनके बारे में देखेंगे। हम ये देखेंगे कि कैसे ये राइट्स प्रोटेक्टेड हैं, कौन इन राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, और कैसे जुडिशरी इन राइट्स को प्रोटेक्ट करती है और इंटरप्रेट करती है। सबसे पहले क्या देखेंगे, फंडामेंटल राइट के बारे में देखेंगे। दूसरा, फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट कैसे होते हैं, कौन करता है। तीसरा, जुडिशरी करती है, तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। दूसरा, जब आप पढ़ लेंगे दूसरा पॉइंट, तो हम आगे क्या देखेंगे कि कैसे जुडिशरी इन फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, और फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में डिफरेंस देखेंगे। तो ये 4 पॉइंट्स हम इस चैप्टर में सीखेंगे। कौन कौन सी? फंडामेंटल राइट के बारे में, जो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्टेड है फंडामेंटल राइट उनके बारे में सीखेंगे। ये प्रोटेक्ट कैसे होते हैं, जुडिशरी कैसे इन्हें प्रोटेक्ट करती है, और फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में क्या डिफरेंस है, कैसे डिफरेंस है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए जी हम देखते हैं सारी चीज़ों को। देखो, सबसे पहले हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ राइट। आखिर राइट्स की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम हमें राइट की ज़रूरत क्यों पड़ती है, हम क्यों डिमांड करते हैं राइट की, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स के थ्रू दिया हुआ, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। ये पहले आप एग्जाम्पल देखिए। 1982 में क्या होता है, कंस्ट्रक्शन वर्क फॉर एशियन गेम, गवर्नमेंट एंगेज द फ्यू कॉन्ट्रैक्टर। 1982 में क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ कॉन्ट्रैक्टर को एशियन गेम का कंस्ट्रक्शन वर्क का कॉन्ट्रैक्ट दे देती है। एशियन गेम होने वाला होता है, तो उसमें जो कंस्ट्रक्शन का काम होगा उसका कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स को दे देती है। अब ये कॉन्ट्रैक्टर्स क्या करते हैं, ये यहाँ पे जो मेंशन है उसको हम इजी वे में बता रहे हैं, यहाँ स्टोरी के थ्रू आप समझ लीजिए। फिर ये कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, कुछ जो वर्कर्स होते हैं, डेली वेजेस वर्कर, उनको पकड़ती है और यहाँ पे काम करवाना शुरू कर देती है। ठीक है, अब ये जो डेली वेज वर्कर्स हैं, इनसे जो टाइम लिमिट होता है उससे बहुत ज़्यादा लंबा, मतलब 14 घंटे, 16 घंटे काम करवाती है। और जब वेजेस देने की बारी आती है तो आधे से भी कम वेजेस ये कॉन्ट्रैक्टर इन्हें देते हैं। ठीक ठीक है, तो क्या ये समझ में आया ना कि हुआ क्या एग्जैक्टली। गवर्नमेंट एशियन गेम जो हेल्ड होने वाला था उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन के काम के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स को कॉन्ट्रैक्ट दे देती है। ये कॉन्ट्रैक्टर्स कुछ वर्कर्स को इकट्ठा करते हैं, इनसे काम करवाते हैं। काम का जो टाइम पीरियड होता है बहुत ज़्यादा होता है, 14 से 16 घंटे काम होते हैं। और वेजेस देने के बारे में क्या होता है, आधे से कम ही ये वेजेस दिया जाता है इन्हें। होता क्या है फिर, एक सोशल साइंटिस्ट की ग्रुप इस पे स्टडी स्टार्ट कर देती है, और वर्कर्स की पुअर कंडीशन वगैरह को जब अच्छे से डिटेल वे में वो रीड करती हैं, समझती हैं, फिर पिटीशन फाइल कर देती हैं सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, एक सोशल साइंटिस्ट की ग्रुप इन वर्कर्स के कंडीशन को अच्छे से स्टडी करती हैं, चीज़ों को डिटेल वे में देखती हैं, और जब देखती हैं कि कितनी गंदी कंडीशन है इन वर्कर्स की, तो क्या करती है, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कर देती हैं। They argued that employing a person to work for less than the minimum prescribed wage amount to beggar or forced labor
विच इज़ वॉयलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो ये जो सोशल साइंटिस्ट का ग्रुप है, ये सुप्रीम कोर्ट में जो पिटिशन फाइल करता है, किस ग्राउंड पे? ये कहते हैं कि ये जो वर्कर्स का ज़बरदस्ती काम करवाया जा रहा है, उन्हें बहुत ही मिनिमम वेजेस दिया जा रहा है, ये क्या है? वर्कर्स के फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन है। कौन सा फंडामेंटल राइट? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इन वर्कर्स को एक्सप्लॉयट किया जा रहा है, मतलब ज़बरदस्ती उनसे उनका जो हनन है, कह सकते हैं हनन किया जा रहा है। ठीक है, कोर्ट ने इस प्ली को एक्सेप्ट किया और क्या किया? एंड डायरेक्टेड द गवर्नमेंट टू इंश्योर दैट थाउजेंड ऑफ वर्कर गेट द प्रिस्क्राइब्ड वेज फॉर द वर्क। गवर्नमेंट को इंश्योर करती है कि ये जो वर्कर्स है जो यहाँ काम कर रहे हैं, इनको इनका जो अमाउंट होना चाहिए, वेजेस का अमाउंट होना चाहिए, वो मिले। ठीक है, तो अभी यहाँ राइट का इंपॉर्टेंस समझ में आया। पहला केस समझ में आया। एक बार फिर से आप देख लो, 1982 1982 में क्या होता है? एशियन गेम हेल्ड होने वाला होता है। वहाँ पे कुछ काम करना रहता है, तो गवर्नमेंट क्या कहती है? कुछ कॉन्ट्रैक्टर को असाइन करती है और उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दे देती है। कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं? गांव से, समझ लो ऐसे, गांव से, कस्बों से मजदूरों को ले आते हैं, बहुत लंबे लंबे वक्त तक काम करवाते हैं और वेजेस उनको बहुत ही कम देते हैं। कुछ टाइम बाद क्या होता है? एक सोशल साइंटिस्ट का ग्रुप जो है, इन वर्कर्स के कंडीशन को स्टडी करती है, पुअर कंडीशन को देखती है, फिर क्या करती है? सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन फाइल कर देती है। किस ग्राउंड पे? कि ये जो वर्कर है, इनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, इनका जो फंडामेंटल राइट है उसका हनन हो रहा है, जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है और वेजेस के नाम पे बहुत मिनिमम वेजेस दिया जा रहा है। इस प्ली को सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट कर लेती है और क्या करती है? गवर्नमेंट को इंश्योर करती है कि ये जो वर्कर्स हैं, इनको इनका जो वेज है वो प्रोवाइड किया जाना चाहिए। तो अब यहाँ पहला जो एग्जाम्पल है, उससे राइट की इंपॉर्टेंस समझ में आई। चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल भी देख लीजिए, ऐसे आप लोगों को धीरे धीरे करके चीज़ें समझ में आएंगी। दूसरा एग्जाम्पल भी देखिए, ये कौन है? मचल लॉन्ग, जो कि 23 ईयर्स के होते हैं, तब अरेस्ट किए जाते हैं। मचल लॉन्ग एक पर्सन है, ठीक है। जब ये 23 साल के थे तो इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। अ रेसिडेंट ऑफ चौबारी विलेज ऑफ मोरीगॉन डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, मचल वॉज चार्ज्ड ऑफ कॉजिंग ग्रीवियस इंजरी। ये पर्सन है मचल लॉन्ग। जब ये 23 साल के थे तो इन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। ये असम के रहने वाले हैं। किस लिए अरेस्ट किया गया था? किस ग्राउंड पे? कि इन्होंने इंजरी कॉज की है। He was found mentally too unstable to stand trial and was sent as under the trial of लोकप्रिय गोपीनाथ बरदौली मेंटल हॉस्पिटल इन तंजौर फॉर ट्रीटमेंट। देखो, एक पर्सन है, मान लो नाम आपको नहीं याद हो रहा है, कोई पर्सन है। जब ये 23 साल का था तो इन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। किस बेसिस पे? किस ग्राउंड पे? कि इन्होंने इंजरी कॉज की है। ठीक, फिर होता क्या है? ये जो पर्सन है, ये ट्रायल के लिए जब ले जाए जाते हैं तो मेंटली अनस्टेबल कंडीशन में रहते हैं। तो क्या किया जाता है? इन्हें लोकप्रिय गोपीनाथ बरदौली मेंटल हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया जाता है। क्योंकि ये होता भी है, अगर पर्सन मेंटली अनस्टेबल है तो उसका पहले ट्रीटमेंट होगा, जब वो स्टेबल हो जाएगा तब ट्रायल आगे बढ़ेगा। तो 23 साल की उम्र में इन्हें जब अरेस्ट किया जाता है और ट्रायल के लिए ले जाया जाता है तो ऐसा पता चलता है कि ये अनस्टेबल है, तो इन्हें एक मेंटल हॉस्पिटल में भेजा जाता है ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, वहाँ पे काफ़ी ट्रीटमेंट वगैरह चलता है। फिर डॉक्टर्स की टीम 2 बार, 1967 में और 1996 में 2 बार क्या करती है? जेल को जेल अथॉरिटी को वो लिखती है, लेटर लिखती है कि अभी ये पर्सन ट्रायल के लिए फिट है। ठीक है, 1967 में और 1996 में पहले इनका ट्रीटमेंट चलता है। ठीक है, फिर 1967 1967 में क्या होता है? जो डॉक्टर्स की टीम होती है वो जेल अथॉरिटी को ये नोटिस लिखती है कि अब ये पर्सन मेंटली स्टेबल है और ट्रायल के लिए फिट है, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। फिर 1996 में दोबारा डॉक्टर्स की टीम फिर से जेल अथॉरिटी को ये लिखती है लेटर कि ये पर्सन अभी ट्रायल के लिए फिट है, आप इन्हें ले जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन कोई भी अटेंशन नहीं लिया जाता है और ये जो पर्सन है मचल लॉन्ग, इन्हें जुडिशियल कस्टडी में रखा जाता है। कब तक रखा जाता है? 23 साल पे अरेस्ट हुए थे, फिर इनका ट्रीटमेंट कुछ साल चला, ट्रीटमेंट के बाद भी कोई कुछ नहीं ध्यान दिया, तो जब तक ये 77 या 77 साल तक इन्हें जुडिशियल कस्टडी में रखा गया था। ठीक है, और फाइनली 2005 में जाकर के फिर से इनका जब ट्रायल वगैरह हुआ तो 2005 में जाकर के इन्हें रिलीज किया गया था। ओवरऑल 54 ईयर्स ये कस्टडी में बिताए थे। ठीक है, जुडिशियल कस्टडी में ये 54 साल थे, वो भी बिना किसी इनके गलती के। और इनका ट्रायल ऐसे इजीली नहीं हुआ।
नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक गठन बनाई गई जिसके अंडर में ये केस भेजा गया, तब जाकर के इनका ट्रायल हुआ और ये 54 इयर्स जुडिशियल ट्रायल में बिताने के बाद 2005 में रिलीज्ड हुए। तो यहाँ पर भी इस पर्सन का जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है वो राइट वॉयलेट हुआ कि नहीं हुआ। पर्सन मेंटली फिट भी हो गया था और उसके बाद भी लापरवाही की वजह से उसे जुडिशियल कस्टडी में अपनी पूरी जिंदगी बिता देनी पड़ी। ठीक है, तो अभी दोनों एग्जाम्पल के थ्रू आपको राइट का इंपॉर्टेंस समझ में आया कि क्यों एक पर्सन के पास राइट होना चाहिए, जिसके लिए क्या कर सके, वो क्लेम वगैरह कर सके, वो या फिर उसके फैमिली मेंबर या कोई भी ग्रुप क्लेम कर सके। अभी समझ में आया। यहाँ पे देखो नीचे इसके बारे में और दिया हुआ है, जो मचल पर्सन था उसकी तो पूरी लाइफ वेस्ट हो गई। रीजन बिहाइंड पुअर ट्रायल, सॉरी प्रॉपर ट्रायल ना होने की वजह से, प्रॉपर ट्रायल अगेंस्ट हिम नेवर टुक प्लेस। क्यों उनकी पूरी लाइफ वेस्ट हो गई, क्योंकि प्रॉपर ट्रायल नहीं हुआ था। ठीक है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव एवरी सिटीजन राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। यहाँ पूछ सकते हैं ना कि इस केस में कौन सा राइट वायलेट हुआ, तो राइट टू पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी, मतलब कि हर पर्सन को क्या है, जीने का अधिकार है। बट यहाँ पे तो समझो पूरा लाइफ, पूरा जिंदगी उनका कस्टडी में ही बीत गया। ठीक, आई होप अब आप लोग को राइट की इंपॉर्टेंस समझ में आई होगी। चलिए अब आगे देखते हैं। ये तो दिया हुआ है कि कैसे अब दोनों एग्जाम्पल से समझ सकते हैं राइट की इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बिल ऑफ राइट। बिल ऑफ राइट क्या होता है, हर पर्सन के पास राइट होता है। हर संविधान में इंसान को क्या दिया जाता है, राइट दिया जाता है। उसी राइट की लिस्ट को क्या कहते हैं, बिल ऑफ राइट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ बोथ दीज एग्जाम्पल शो द इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग राइट एंड ऑफ एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन ऑफ दीज राइट। जो ऊपर अभी हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया, दोनों एग्जाम्पल राइट के इंपॉर्टेंस को बताता है और राइट के इंप्लीमेंटेशन, एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन की बात करता है। ठीक है, डेमोक्रेसी मस्ट इंश्योर दैट इंडिविजुअल हैज सर्टेन राइट। डेमोक्रेटिक कंट्री में या जो डेमोक्रेसी है वो क्या इंश्योर करती है कि हर इंडिविजुअल के पास कुछ ना कुछ राइट होना चाहिए। ठीक है, देयरफॉर इट इज ऑफन अ प्रैक्टिस इन मोस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री टू लिस्ट द राइट ऑफ सिटीजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उनमें जो सिटीजन्स को राइट दिया जाता है वो कॉन्स्टिट्यूशन में इनलिस्टेड भी रहते हैं, मतलब कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन भी किए जाते हैं। उसी लिस्ट को क्या कहते हैं, बिल ऑफ राइट कहते हैं, जो मैंने पहले ही बता दिया। बिल ऑफ राइट समझ में आया। डेमोक्रेटिक कंट्री में सिटीजन के पास क्या होता है, राइट की लिस्ट होती है, वो लिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होती है, उस लिस्ट को क्या कहते हैं, बिल ऑफ राइट कहते हैं। ठीक, बिल ऑफ राइट प्रोहिबिट गवर्नमेंट फ्रॉम दस एक्टिंग अगेंस्ट द राइट ऑफ इंडिविजुअल एंड इंश्योर अ रेमेडी इन केस देयर इज वॉल्यूशन ऑफ दीज राइट्स। ठीक है, चलिए जी आगे देख लेते हैं। फॉर whom does the constitution protect the right of individual? right of person may be threatened by another person। अब देखो जो राइट है, मान लो इस पर्सन के पास राइट है, तो इस पर्सन का राइट का वॉयलेशन कौन कौन कर सकता है, ऑब्वियस सी बात है कोई दूसरा पर्सन भी इनका राइट वॉयलेट कर सकता है, गवर्नमेंट खुद कर सकती है। ठीक है, और गवर्नमेंट की जो 3 ऑर्गन्स हैं, कौन से, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये भी क्या कर सकती हैं, इनके राइट को वॉयलेट कर सकती हैं। तो इनका राइट वॉयलेट ना हो, इस वजह से क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स मेंशन किए होते हैं, और उन राइट्स का प्रोटेक्शन कैसे होगा, ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होती हैं। ठीक है, इसी लिस्ट को क्या कहते हैं, बिल ऑफ राइट। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक, देखो यहाँ पे मेंशन है, बिल ऑफ राइट इज लाइक अ वारंटी कार्ड दैट वी गेट व्हेन वी परचेज अ टीवी और फैन। बिल ऑफ राइट क्या है, समझो जब जब हम टीवी वगैरह खरीदते हैं या फैन खरीदते हैं तो जो हमें वारंटी कार्ड मिलता है, उसी तरह क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में बिल ऑफ राइट्स भी होते हैं। ठीक,